नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता की अद्भुत सोच। फरवरी माह की शरद रात में जब परमिला जी और दिलीप जी आराम से सो रहे थे तो अचानक फोन की घंटी बजी। सुनते ही परमिला जी के दिल में एक डर सी बनी। समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा था। फिर भी साहस जुटाते हुए परमिला जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से जो बात उनके कानों में पड़ी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया। और मन पर जो सदमा लगा था उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता था। पूरा शरीर जैसे सुन्न होने लगा था। पथराई आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वह कुछ देर खामोशी से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं। यहाँ तो कहते कहते चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। निढाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गई परमिला जी। अरे परमिला, उठो, क्या हुआ? किसका फोन था? बोलो परमिला, मेरी जान निकली जा रही है। चिंतित स्वर में दिलीप जी बोले। तो परमिला जी ने कहा, अभय का फोन था। दामाद का नाम सुनते ही दिलीप जी के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए और तीखे स्वर में बोले, क्या कहा उस बेशर्म ने? हमारी बेटी विनीता। कहते कहते परमिला जी रो पड़ी। क्या हुआ विनीता को? दिलीप जी ने चिंतित स्वर में पूछा। तो परमिला जी बोली, पता नहीं, शाम से ही गायब है वो। उसकी नन्ही सी बच्ची भी साथ है। ससुराल वाले तब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फोन किया था कि वह मायके में तो नहीं आई। विनीता गायब है, लेकिन वह यहाँ तो नहीं आई, तो कहाँ गई होगी? कहते कहते दिलीप जी का गला भर आया। बुरी तरह घबरा उठे। तो परमिला जी बोली, ना जाने कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वह लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ ले आओ। लेकिन तुमने सुनी कहाँ मेरी? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उन लोगों के जुल्मों से। यूं ही नहीं रोती थी वह फोन पर। सिसकते हुए परमिला जी बोलती जा रही थी। तभी एकाएक उन्हें ख्याल आया और घबराते हुए चिल्लाने लगी, उसके घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में तो डूब कर। तभी दिलीप जी तीखे स्वर में बोले, बस भी करो परमिला, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से परेशान होकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे, यह सोचकर बिना बताए निकल गई होगी। क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए दिलीप जी अपनी पत्नी परमिला को तो दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें भी खाई जा रही थी। तभी परमिला जी गुस्से भरी निगाहों से अपनी पति को देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक लौट आएगी? कहाँ लौटेगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे? या फिर अपने मायके वालों के पास आएगी, जो उसे तड़पते हुए और पल पल मरते हुए देख रहे थे, लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे थे? परेशान, घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना हराम हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों ना चली जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने यह कदम उठाया होगा। कहते कहते रोने लगी परमिला जी, लेकिन मन की वेदना जरा भी कम ना हुई। परमिला जी और दिलीप जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी ममता को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसी क्या बात हो गई, यह जानने के लिए ममता उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ मम्मी? आखिर बात क्या है? परमिला जी को झकझोरते हुए ममता ने पूछा। तो परमिला जी बोली, बेटा, क्या आज विनीता से तेरी बात हुई थी? नहीं माँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या है बेटी? वह विनीता गोल्डी को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है, अब तक नहीं लौटी। क्या? दीदी कहाँ चली गई? हैरान होते हुए ममता ने कहा, पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फोन करके तो देख, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते परमिला जी की सांसें फूलने लगी। अपने आंसू को पोंछते हुए
ममता तुरंत उठी और माँ को सहारा देते हुए उन्हें बिस्तर पर लिटाया। माँ, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फोन करके पूछती हूँ। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय विनीता की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर परमिला जी के लिए एक एक क्षण काटना मुश्किल होता जा रहा था। आंखों के आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहते जा रहे थे, तो वही कलेजा जलकर राख हुआ जा रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों के बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगी। जब विनीता का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, यह सोचकर उसकी दादी ने उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती विनीता के पिता ने विनीता को दादी के हाथों में थमा दिया तो कोमल सी और दूध जैसी सफेद जापानी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। झट से चूम लिया था विनीता को। फिर 2 साल बाद ममता पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की दो आंखों की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वह आंखों से ओझल हो जाती तो परमिला जी को चैन न आता था। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी 2-2 मिनट के बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही बहुत तेज थी, लेकिन घर के काम में विनीता का दिल नहीं लगता था। 18 साल की विनीता का जब कॉलेज में दाखिला हुआ तो परमिला जी हमेशा इसी सोच में लगी रहती, किसी तरह विनीता को एक योग्य ग्रेडी बनाने के लिए उसे अभी से प्रशिक्षित किया जाए। तो वही दूसरी तरफ मनमौजी विनीता अपने ही हवाई किले बनाने लगती। जितनी बार माँ उसे रसोई घर में ले जाती, उतनी बार उसका चंचल मन कोई और ही सपने देखने लगता। वह हमेशा कहती, माँ, घर के काम ही क्यों करने हैं, पापा की तरह बैग लेकर ऑफिस भी तो जा सकती हो ना। लेकिन परमिला जी कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उसे घर के सभी कामों में समझदार बनाकर ही दम लिया। परमिला जी को याद आने लगा जब विनीता कॉलेज जाने लगती थी तो उसकी सुरक्षा को लेकर वह कितनी चिंतित रहती थी। एक दिन विनीता को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो परमिला जी बेचैन हो उठी। दिलीप जी उन्हें समझाते कि कोई काम पड़ गया होगा इसीलिए लेट हो गई है, लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पे तो कभी दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नजर दौड़ाने लगी। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना बहुत खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब विनीता दूर से आती हुई नजर आई तो परमिला जी ने चैन की सांस ली। इस बार 101 का प्रसाद बांटूंगी, ऐसा कहते हुए भगवान का धन्यवाद किया। आज कॉलेज से आने में देर कैसे हो गई, पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। हर रोज तो 2 बजे तक घर लौट आती है, आज पूरे 2 घंटे लेट हैं। अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है। दरअसल मैं कॉलेज की NS यूनिट का एक हिस्सा हूँ, जिसमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसीलिए कभी कभार अभ्यास के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई आवश्यकता नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा करने की, आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाया कर, चिढ़ते हुए परमिला जी ने कहा। तो विनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे माँ, आप इतनी डरती क्यों हैं, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। आजकल की लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं, उनके घर वालों को चिंता नहीं सताती। तो परमिला जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि जमाना कितना खराब चल रहा है। आजकल ना जाने कितनी ही लड़कियां अमल दुर्घटना की शिकार हो रही हैं, और आए दिन अखबार में टीवी पर जो खबर आती है उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की शक्ति तो सिर्फ कहने भर को है, सच तो यह है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं है। गंभीर स्वर में परमिला जी बोलती जा रही थी तो विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप तो बिना मतलब ही इतना सोच सोच कर डरती रहती है। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरे शहरों और गांवों से आती हैं,
बाकी सबका मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है। और आगे से तो घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोड़ दे ये समाज सेवा, कौन से खिताब मिलने वाले हैं इन चीज़ों में भाग लेकर। तो विनीता बोली, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है यूपीएससी क्लियर करके इस देश की सेवा करने का। एक दिन आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। यह बात मैं दावे से कहती हूँ। आज विनीता की वह सारी बातें याद करके परमिला जी का हृदय द्रवित हो उठा था। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वे सारे सपने चकनाचूर हो गए सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद परमिला जी और दिलीप जी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। विनीता ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की कि अभी वह शादी करना नहीं चाहती, संघ लोक सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहती है, कुछ बनकर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवा के तुम्हारी सुरक्षा से हम स्वतंत्र हो जाएं। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन ममता के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर दिलीप जी उसके भाग्य का निर्णय कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना तो उन्होंने शुरू ही कर दिया था, लेकिन साथ ही दहेज के लालची लोगों की घटनाओं के बारे में सुनकर वह बहुत घबराए हुए थे। इसीलिए वह पूरी तरह से छानबीन कर रहे थे कि कहीं धोखा ना खा जाए। आखिरकार एक बिचौली ने उनकी मुलाकात अभय और उसके परिवार से कराई और यह भी बताया कि वे लोग खानदानी अमीर हैं, उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। उन्होंने अभय के माता पिता से स्पष्ट शब्दों में यह बात कर दी कि वह दहेज के सख्त विरोधी हैं। तो अभय के पिता ने भी कह दिया, हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं करते, और वैसे भी हमारे घर में कमी किस चीज़ की है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि शादी 15 दिन के भीतर हो जाए। अभय के माता पिता के विचार जानकर परमिला जी और दिलीप जी संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शगुन की रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलिए का फोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा बंदोबस्त अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए शगुन की थाल में कम से कम 5 लाख रुपए की नगद राशि जरूर रखिएगा, और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने के जेवर तो होने ही चाहिए। बाकी जो देना हो वो आपकी इच्छा। यह सुनकर दिलीप जी हैरान रह गए, लेकिन फिर यह सोचकर कि लड़कों वाले ने सिर्फ एक ही मांग रखी है, उन्होंने उनकी यह बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़के की माँ का फोन परमिला जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दे वे ब्रांडेड हो, और साड़ियाँ भी कम से कम 6-6 हजार की होनी चाहिए। दिलीप जी और परमिला जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई विरोध जताए उनकी यह बात मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा, अरे दिलीप जी, अपने दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो दिलीप जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अभय के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, यह सब तो आजकल जरूरी है। चिंता की लकीरें उभर आई थी दिलीप जी के माथे पर और बोले, यह सब तो हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। अरे नहीं दिलीप जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, हमने तो आपको सूचित कर दिया, बाकी आपकी इच्छा, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह बात जब परमिला जी ने सुनी तो आश्चर्यचकित रह गई। इन लोगों की तो मांग बढ़ती जा रही है, हमें दूसरी बेटी की भी तो शादी करनी है। लेकिन दिलीप जी बोले, परमिला, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम विनीता और ममता को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूँगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा बंदोबस्त किया। पूरे ठाठ और रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। इधर विनीता का अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी जो आई थी उनके घर, तो दूसरी ओर परमिला जी और दिलीप जी भी अपनी बेटी के लिए निश्चिंत हो गए थे कि बेटी खाती पीती घर गई है। शादी के बाद जब विनीता पहली बार उनसे मिलने आई तो उनके चेहरे की रौनक देखकर
माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2 महीने में ही उन्हें विनीता के व्यवहार में परिवर्तन दिखने शुरू हो गए। जो विनीता फोन पर खूब हंसती खिलखिलाती हुई बातें किया करती थी, अब वही विनीता मात्र औपचारिकता पूरी करके फोन रख देती। माँ बाप कभी कुछ पूछते भी तो संक्षिप्त सा उत्तर दे देती। माता पिता और बहन की हालचाल पूछकर जल्दी से फोन रख देती। ममता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए अपनी बहन को बार बार फोन करके उसका हालचाल जानने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही किसी ने फोन उठाया, और एक बार तो अभय की बहन ने ममता को मजाक मजाक में ताने भी कस दिया कि कम से कम नवविवाहित जोड़े को एक साथ कुछ समय भी बिताने दिया करो, फोन करके बार बार उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ममता ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो दिलीप जी और परमिला जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहाँ ज़्यादा फोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्होंने आदत डाल दी। आखिरकार एक दिन परमिला जी के पास फोन आया और एक घुटी सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं है, बेहद लालची है, इंसान के भेष में दरिंदे हैं। विनीता बेटी, यह तू क्या कह रही है? परमिला जी का दिल चिंतित हो उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। तो विनीता रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। इन लोगों ने अपने जिस बिजनेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वह बिजनेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है, हकीकत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी जल्दी करने को कहा था। लालच तो कूट कूट भरा है इन लोगों में। शुरू शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा से 8 लाख रुपए लेकर आओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया, अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी की है, अपनी औकात से बढ़कर उन्होंने शादी में खर्च किया है, अब मैं उन्हें कैसे पैसे देने को कह सकती हूँ। तो सास ने कहा, हम कौन से हमेशा के लिए मांग रहे हैं, उधारी समझ कर दे दे, जब बन पड़ेगा तब लौटा देंगे। उसी समय अभय भी मेरे पास आए और बोले, विनीता, अब तुम इस घर में रहती हो तो तुम्हें अपने पापा से ज़्यादा अपने घर की चिंता होनी चाहिए। बिना कोई सवाल जवाब किए अपने मायके जाकर पैसा ले आओ। लेकिन माँ, मैंने भी कह दिया, मैं अपने पापा से पैसे बिल्कुल नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। बस इसी बात पे वे लोग मुझसे चिढ़ गए। रात दिन मुझे सताते हैं, ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही फ़ोन पे बात करने देते हैं कि कहीं मैं किसी से कुछ बोल ना दूँ। अपनी प्यारी बेटी विनीता की वेदना सुनकर परमिला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर कांपते स्वर में बोली, यह क्या कह रही है तू? मेरी कहीं एक एक बात सच है माँ, लेकिन बेटी, अब तू कहाँ से फ़ोन कर रही है? दरअसल मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए थे और अभय भी सुबह सुबह कहीं निकल गए थे। ननद नहाने गई तो चुपके से उसका फ़ोन उठाकर ले आई ताकि आपसे बात हो सके। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात जरूर करना ताकि वो कोई कठोर कदम उठा सके। कहते हुए विनीता ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इधर फ़ोन बंद हो जाने के बाद भी परमिला जी फ़ोन को कानों से लगाए पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। दिल को जैसे कोई सदमा सा लगा था। उन्होंने दिलीप जी को फ़ोन करके जल्दी से आने को कहा। परमिला जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर दिलीप जी बिना काम खत्म किए घर पहुँचे तो परमिला जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। प्यारी बेटी पे होने वाले जुल्म की कहानी सुनकर दिलीप जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी परमिला जी सिसकते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे खुट खुट कर जी रही होगी उन दरिंदों के बीच। नहीं परमिला, यह समय हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही दिल्ली चलते हैं उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हिम्मत मिलेगा। प्रयास करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर दिल्ली ही ले आए। अगले दिन दिलीप जी और परमिला जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। प्रमिला जी ने अपनी लाडली को नजर भर के देखा तो हैरान रह गई। कभी फूलों की तरह खिलता था जो चेहरा, आज उसी चेहरे से रौनक बहुत दूर चली गई थी। आओ भगत की तो बात ही दूर,
वे तो यह देखकर हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं के चेहरों पर केवल गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। वे खुद को वहां खड़े ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेलर के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। जब अपनी बेटी विनीता से मिले तो भी खुलकर बात नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग आसपास ही घूम रहे थे। औपचारिक बातचीत के अलावा विनीता कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने विनीता के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सामने से दो टूक में ना सुनने को मिला। अगले हफ्ते बहन की बेटी की शादी है और सब लोगों का जाना जरूरी है। यह कहकर उन्होंने विनीता को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद विनीता बेटी को कुछ दिनों के लिए ले चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले गए। आज दिलीप जी और परमिला जी स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। बड़े ही उदास मन से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के ससुराल से वापस लौट आए। जिस बेरुखी और अपमान भरे माहौल में 2 घंटे काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, उसी माहौल को उनकी बेटी 24 घंटे झेलती है, सोच सोच कर उनका हृदय द्रवित हो उठा। परमिला जी की आंखों में आंसू देखकर दिलीप जी बोले, अरे परेशान क्यों होती हो परमिला? 20 दिन बाद विनीता की सहेली की शादी है ना, तब विनीता को कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहने को बुला लेंगे। 20 दिन बीत चुके थे। विनीता दिल्ली आई तो जरूर, लेकिन केवल अपनी सहेली की शादी के लिए अपने पति के साथ आई थी। चाहकर भी माता पिता दामाद के सामने बेटी से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। ममता भी अपनी बहन से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। 5 मिनट के लिए अभय वॉशरूम गया तो परमिला जी और ममता को विनीता से बात करने का मौका मिल गया। उसे हल्की सी साड़ी में देखकर ममता गुस्से से बोली, यह क्या दीदी, अपनी सहेली की शादी में अच्छे से तैयार होकर भी नहीं आई, ना गहने ना अच्छे कपड़े। तो विनीता भरी आंखें लिए बोली, क्या पहनती, मेरे सारे गहने और कपड़े तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिए, मुझे तो देखने तक का मौका नहीं दिया। सुनते ही ममता और परमिला जी का कलेजा कांप गया और फिर बोली, लेकिन बेटी, हमारा दिया गया सामान भी तेरे घर में मौजूद नहीं था, कहीं वो भी? तो विनीता बोली, कहाँ से होता माँ, इतने शौक से तुमने मुझे घर की एक एक चीज़ दी थी, एसी, फ्रिज, टीवी, सोफा, वॉशिंग मशीन, सब कुछ इन लोगों ने बेच खाया है। तभी सामने से विनीता का पति अभय को आता हुआ देखा तो दोनों एकदम सामान्य होने का नाटक करने लगे। विनीता को कुछ दिन यही छोड़ने के लिए परमिला जी ने उसके पति अभय से कहा, तो भी ना ही सुनने को मिला। इस पर बहाना यह था कि अगले दिन उन दोनों को अभय के दोस्त के घर डिनर पे जाना है, तो विनीता फिर कभी आ जाएगी। तभी दिलीप जी ने अपनी जेब में से एक नया मोबाइल निकाला जो उन्होंने विनीता के लिए खरीदा था और उसे देते हुए बोले, जब दिल करे बात कर लेना। चलो विनीता, देर हो रही है, अभय ने कहा, और उसी रात वे लोग घर वापस चले गए। लेकिन विनीता ने अभी अभी अपने ससुराल के बारे में जो कुछ भी बताया था वह सुनकर परमिला जी को चैन नहीं आ रहा था। काश एक जादू की छड़ी होती मेरे पास, जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी की राह में आने वाले सारे दुख रूपी कांटे को बटोर लेती और उसकी राह में खुशियों के फूल बिखेर देती। कहते हुए परमिला जी फूट फूट कर रो पड़ी। परंतु दूसरी ओर दिलीप जी को इस बात की भी तसल्ली थी कि अब कम से कम विनीता अपने मायके में फोन तो कर पाएगी। लेकिन जिस बात का परमिला जी को डर था वही हुआ। विनीता का फोन भी उसके पति ने यह कहकर छीन लिया, तुम इसका क्या करोगी? यह नए डिजाइन का मोबाइल मेरे लिए ठीक रहेगा, वैसे भी मुझे नए मोबाइल की ज़रूरत थी। तुम्हें अपने मायके में बात करनी होगी तो माँ से फ़ोन ले लेना। कुछ दिनों बाद किसी भिखारी की तरह उसने अपनी सासू माँ से मोबाइल मांगा तो सास ने तिरछी नज़र से उसे ऐसे देखा कि विनीता का लगभग आधा खून सूख गया। चुपचाप वो वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। विनीता पर दिन ब दिन जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। कभी खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाए तो उसका पति ही आसपास की कोई चीज उठाकर उस पे दे मारता। कोई कांच की वस्तु उसके हाथ से टूटकर गिर गई तो ननद भी उसकी बाजू मरोड़ने में देर नहीं करती थी। एक दिन अभय का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर
विनीता ने अपने माता पिता को फोन लगाने की कोशिश की कि तभी अभय कमरे में आ गया और विनीता के गाल पर खींच कर 2 तमाचे जड़ दिए। फिर उसका मुंह दबोच कर चिल्ला पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना मुझसे मेरा फोन इस्तेमाल करने की? आगे से मेरी कोई भी चीज हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुरी तरह सहमी थी विनीता। एक बार फिर ससुराल की कैद में से जैसे तैसे कुछ देर के लिए बाहर निकलकर विनीता ने अपने घर पे फोन किया। ममता ने फोन उठाया तो विनीता ने रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। अब और नहीं सहन होता ममता, पापा को बोलो मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए विनीता फपक कर रो पड़ी। परमिला जी और दिलीप जी उस समय बाजार गए थे। जैसे ही वह घर लौटे तो ममता बोली, क्यों माँ, जब विनीता दीदी कॉलेज जाती थी तो आपको उसकी सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती थी ना? एक बार जाकर देखो दीदी के ससुराल, उन दरिंदों के बीच क्या वह सुरक्षित है? अरे थप्पड़ तमाचे तो बहुत छोटी सी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें वहां झेलनी पड़ रही है ना, वह लोग तो उन्हें जान से ही मारकर दम लेंगे। जाकर ले क्यों नहीं आती उन्हें वहां से? बेटी की बात सुनकर दिलीप जी बोले, लेकिन ममता तेरे रिश्ते की बात चल रही है और अगर लड़कों वालों को इस बात का पता लग गया कि तेरी बड़ी बहन अपने मायके आकर बैठी है तो इस घर से रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। वे कोई भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा। वे यही सोचेंगे कि माँ बाप की परवरिश में ही कमी थी। नहीं पापा, एक बेटी की शादी के लिए क्या आप दूसरी बेटी की बलि दे देंगे? और वैसे भी दीदी का हाल देखकर मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी की हाल जानकर परमिला जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी दिल्ली से वापस ले आइए। अगर वे लोग ना भेजे तो जबरदस्ती ले आओ, लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। तभी दिलीप जी बोले, परमिला मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों में जब विनीता की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा तो ससुराल में उसकी जगह अपने आप बन जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और अगर तब भी वे लोग नहीं सुधरे तब मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पे इकट्ठा करूंगा। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। उस समय मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद विनीता ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नज़र में वह और भी अधिक गुनहगार बन बैठी। अब तो आए दिन उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगती। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पापा से कहकर तुरंत पैसों का इंतजाम करवाओ, विनीता की सास बोली। तो विनीता ने कहा, लेकिन माँ जी मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, उनके पास अब और पैसे नहीं है। अच्छा मकान तो है तेरे पापा के पास, उसे बेचकर ही पैसे जुटा ले। इतना तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। सासू माँ के इतना कहने पर विनीता बोल उठी, माँ जी बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतना पैसा दोगे? इतना कहने की देरी थी कि अभय ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा विनीता के गाल पे जड़ दिया। बेशर्म, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ से जुबान लड़ाए। सिर घूम गया था विनीता का। तभी उसकी सासू माँ बोली, अब खड़ी खड़ी हमारा चेहरा ही देखती रहेगी क्या? जा जाकर चाय बना कर ला। थोड़ी देर में जैसे ही विनीता चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर आने लगी तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। कुछ देर वह वहीं खड़ी रही। अंदर से आवाज़ आई, इस बार अगर मानती है तो ठीक, नहीं तो पहले इसकी बेटी को ठिकाने लगा देंगे, उसके बाद इस महारानी को। तेरी दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई, सिर चकराने लगा था। उसके बाद फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वह अंदर आई और सबको चाय देने लगी। अगले दिन जब विनीता की सास अपने कमरे में सो रही थी और घर के बाकी सदस्य अंदर थे तो विनीता चुपके से घर के बाहर निकली और किसी से मोबाइल मांगकर अपनी माँ को फ़ोन कर दिया और कहा, माँ मैं फैसला कर चुकी हूँ, आज ही अपनी बेटी को लेकर दिल्ली पहुँच रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता मेरे साथ हैं या नहीं। लेकिन बेटी हुआ क्या है, साफ साफ बता। माँ ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, बस इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अब तक यह लोग मेरे साथ जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ पड़ी है
और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। तो परमिला जी बोली, लेकिन बेटी, आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। उनके जाने के बाद मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चिंतित स्वर में विनीता बोली और फ़ोन रख दिया। और आधी रात को विनीता के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पे लेटी परमिला जी को एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। दिलीप जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर क्या किया जाए। इधर ममता विनीता की सहेलियों को फ़ोन करके विनीता के बारे में पूछ रही थी। तभी परमिला जी अपने कमरे की दीवार पर लगी विनीता की तस्वीर को एक एक करके देखने लगी। 2 साल की हंसती खिलखिलाती नन्ही सी विनीता, कंधे पे बस्ता लटकाए स्कूल जाती चुलबुली सी विनीता, कुछ कर दिखाने का जुनून पालने वाली कॉलेज गर्ल विनीता, आंखों में ढेर सारे सपने सजाए दुल्हन बनी विनीता। फिर सहसा उनकी आंखों में एक ऐसी अनदेखी तस्वीर अनायास उभर आई, ऊंचे पुल से नहर में छलांग लगाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में है? कितनी लाचार हो गई हूँ मैं आज। परमिला जी का हृदय द्रवित हो उठा। उसी समय फोन की घंटी बजी, जिसे सुनते ही परमिला जी की सांस अधर में अटक गई। आज इतना साहस उनमें नहीं था कि वह फोन उठा के अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी ममता बिना देरी किए दौड़ती हुई अंदर आई और फोन उठाकर कपकपाती आवाज में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया। फोन सुनते हुए ममता की आंखों से आंसू बहने लगे और फोन रखकर अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रो पड़ी। अभी तक दिलीप जी भी घर आ पहुंचे थे। परमिला जी और दिलीप जी उसकी हालत देखकर अंदर तक सिहर उठे थे। किसका फोन था? परमिला जी ने अपने रंधे गले से बड़ी मुश्किल से पूछा, लेकिन ममता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बेटी, कुछ तो बता, किसका फोन था? सब कुछ जाहिर होते हुए भी दिलीप जी बेसब्र से बोले। तभी ममता अपने मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने हमारी सुन ली पापा, दीदी बिल्कुल ठीक है। क्या तू सच कह रही है बेटी? परमिला जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ माँ, दीदी कल शाम को वे गोल्डी को लेकर महिला आयोग के पास पहुंच गई थी। वहाँ दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था ताकि हम उनकी चिंता ना करें। यह बात सुनते ही दिलीप जी जल्दी से उठे और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे तो परमिला जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी विनीता को अपने घर लाने। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। समाज वाले चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दिलीप जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी प्यारी बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। अब नातिन और बेटी विनीता की हालत देखकर परमिला जी उसे गले लगाकर खूब रोई। तभी दिलीप जी के पास एक फ़ोन आया। बधाई हो दिलीप जी, लड़के वालों ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। तभी दिलीप जी बोले, लेकिन हम अभी ममता की शादी नहीं करना चाहते। मैं अब अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर दिलीप जी ने फ़ोन रख दिया। परमिला जी और उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से दिलीप जी की ओर देख रही थी। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दिलीप जी बोले, और विनीता बेटी, तुम भी अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। दिलीप जी के इतना कहने की देरी थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराती हुई उनके गले लग गई। लगभग 6 महीने बाद विनीता का अब ऐसे तलाक भी हो गया। विनीता जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज तलाक के 3 साल के बाद वही अभय, जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया करता था, आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कभी विनीता के साथ उसके ससुराल में किया जाता था। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब अभय अपनी मां और बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस समय एसपी साहब ऑफिस में नहीं थी।
अभय की माँ और बहन वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई और अभय ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने रखी कुर्सी पे बैठ गई। उस महिला को देखकर अभय के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पे बैठी वो महिला कोई और नहीं, उसकी पूर्व पत्नी विनीता थी। विनीता ने भी उसे पहचान लिया। उसने एक नज़र उठाकर उन लोगों की ओर देखा। अभय की बहन के चेहरे और शरीर पे नीले काले निशान पड़े थे। उसे देखते ही विनीता को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे, लेकिन फिर खुद को सामान्य करते हुए विनीता ने किसी अनजान की तरह अपने टेबल पे रखा हुआ पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर अभय की माँ और बहन की ऐसी हालत हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। तभी विनीता बोली, दहेज का केस है, मारा पीटा जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे लाने को भी बोला जाता है। यह सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती है, क्यों मिस्टर अभय? विनीता ने अभय की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो अभय पसीने से तरबतर हो गया। शर्मिंदगी के कारण नजरें झुकाए वे लोग वहां से उठकर चल दिए। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज दी, लेकिन वे मुड़कर वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।